ओके फ्रेंड्स, वी आर डन विथ यूनिट नंबर 2 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए, लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट और उसके रिगार्डिंग सारी चीजें। अभी उसकी प्रैक्टिस हमको ज्यादातर करनी चाहिए। और फिर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इनलाइन फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो वो कंसेप्ट जो वो सीखने हैं, उससे पहले यूनिट 1 के पास वापस आते हैं और कुछ थियोरी पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस प्रोसीड। फ्रेंड्स, इन यूनिट नंबर 1 ये पूरा इंट्रोडक्शन तो हमने लिया ही हुआ है, हमको मालूम है ये सारी चीजें क्या है। इसमें से ये सारे मेन हैवी, जो सेकंड पॉइंट है वो हैवी पॉइंट्स है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम खत्म करेंगे। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर डन विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का, और उसका एक एग्जाम्पल, और सीधा वहां से प्रैक्टिकल के अंदर हमने जंप किया था। सो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हम वी ऑल नो दिस। ये सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड ऐसा प्रिंट करने वाला प्रोग्राम। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसका डिटेल इंट्रोडक्शन हमने यूनिट 2 के अंदर डिस्कस किया। ओके, अभी ये नए पॉइंट्स, comparison of POP and OOP, that is procedure oriented programming and object oriented programming। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हमको बातें करनी है। पहले अगर इसके बारे में बातें करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने एक साइड ही देखा हुआ है जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी हम थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस, उसका भी हमारे पास इंट्रोडक्शन है। So let us start comparing both these concepts। एक तो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पीओपी। वो क्या होता है? POP is one of the programming method where the main focus is on functions or procedures required for computation instead of data। सी के अंदर आप लोगों ने दोस्तों प्रोग्राम्स किए, उसके अंदर ज्यादातर चीजें कहाँ पर फोकस रहती है? पूरा प्रोसीजर, बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं और टॉप टू बॉटम उस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये एक पॉइंट रहता है प्रोसीजर ओरिएंटेड के, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा है उसके ऊपर फोकस जो है वो इतना नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस एंड द टास्क इज डन सीक्वेंशियली। सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं बहुत बड़ा, और ऐसा नहीं है कि किसी ने, हम ऐसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर पूरी की पूरी सिस्टम्स इंप्लीमेंट की हुई है। जब सबसे पहले सी लैंग्वेज ही था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा कुछ था ही नहीं। तब बहुत बड़े बड़े ह्यूज सॉफ्टवेयर्स भी इसके अंदर बने हुए, और उसके ऊपर से ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए कि उसके अंदर कैसा होता था, बहुत सारे फंक्शंस लोग बनाते थे, और फंक्शन जो है वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे फंक्शंस जो एग्जीक्यूट होते हैं इन सीक्वेंशियल मैनर। These functions shares these functions share the global data or variables, and there is an exchange of data among those functions। ग्लोबली कुछ डेटा डिक्लेयर करके रखते थे जो हर एक फंक्शन के अंदर यूज में आते थे, और वो डेटा को एक्सचेंज भी करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और इसके एग्जांपल कहाँ पर ये पीओपी जो है वो यूज में है? लैंग्वेजेस लाइक सी, पास्कल, फोरट्रान। तो सी लैंग्वेज ऐसी चीज है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, लूप कैसे घूमती है, वो सारी चीजें सीखते हैं। बट फ्यूचर इज नॉट सी लैंग्वेज, और उससे भी पुरानी से पास्कल और फोरट्रान लैंग्वेज, जिसके अंदर पीओपी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते थे और लोग यूज भी करते थे। बट नाउ द एन एरा इज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये पीओपी के बारे में बात हुई। ये हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर मैं सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो ऐसे मेरा ग्लोबल डेटा पड़ा रहेगा, मैं जो भी वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ डिक्लेयर करना है वो ग्लोबली। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर का कोई भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से ग्लोबली बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह से मैं ग्लोबली वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स चाहिए मुझे, वो मैं ग्लोबली बनाऊंगा। अगर मैंने ये फंक्शन के अंदर ही बना दिया, ठीक है, वो वेरिएबल, तो वो लोकल हो जाएगा, फिर बाहर कहीं किसी जगह पर यूज नहीं आएगा।
और ग्लोबली डेटा बना दिया और फंक्शन 1 2 3 ऐसे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और कोई एक ये फंक्शन को कुछ काम करने के लिए डेटा की जरूरत है तो वो लोकली यहाँ पर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो दूसरे फंक्शन के अंदर यूज में नहीं आएगा। तो ऐसा सिंपल इम्प्लीमेंटेशन रहता था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी प्रोग्राम्स रहते थे उसका। ऐसा हम ये इमेजिनेशन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कैसा है, OOP, Object Oriented Programming is one of the high-level programming languages in which a program is divided into two objects. दो अलग-अलग हिस्सों के अंदर उसको बांटा जाता है। Using objects, the programmer, मतलब जो भी बंदा कोडिंग कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Using objects, the programmer can model real world scenario. यहाँ पर कैसा है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो इंप्लीमेंट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। कर सकते हैं पीओपी के अंदर भी, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हियर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज इजी, और बहुत अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो। आगे जब भी हम नए नए कंसेप्ट्स, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारी चीजें सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो कितने इजीली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। और एक एग्जांपल तो हमने सिंपली देखा ही है, वो एम्प्लॉय का क्लास हमने बनाया। अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो मुझे ऐसी रखनी है जो सेंसिटिव है, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसको हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के अंदर रख सकते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है, मुझे मेरी सैलरी किसी को एक्सपोज नहीं करनी है। जो दोज हु आर ऑथेंटिकेट पर्सन, ये मेरे कॉलेज में सभी लोग आते हैं और सबको पता चलता है कि ये भ्रांतो सर की सैलरी कितनी है, तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आई वॉन्ट दैट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कुछ चुनिंदा लोगों को ही उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर ऐसा मुझे करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मैं कर सकता हूँ, लेकिन हियर वो ऐसा नहीं हो पाएगा। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो कैन बी इंप्लीमेंटेड इजीली। नेक्स्ट, an object is an instance of a class and has a state and behavior. जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक क्लास का इंस्टेंस है और उसका वेरिएबल है, और उसका कोई स्टेट और बिहेवियर भी हो सकता है। द स्टेट इज द एट्रीब्यूट्स और डेटा, whereas behavior is called method. तो ये क्या पॉइंट्स है, ये ऐसा बताया हुआ है कि जो भी हम क्लास बनाते हैं उसके अंदर दो चीजें हम रखते हैं। एक तो है उसके मेंबर्स, वेरिएबल्स, जो इंटीजर, सैलरी, एज ऐसा हमने रखा था, और कैरेक्टर का एरे लिया था नेम के लिए। तो उन सारी चीजों को क्या बोला है, वो है उसका स्टेट, और जो भी मेथड्स हम बनाते हैं वो है उसका बिहेवियर। इस तरह से रियल वर्ल्ड सिनेरियो के तौर पे हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स। कौन कौन सी लैंग्वेजेस, हालांकि कोई भी लैंग्वेजेस रियल अभी मॉडर्न एरा के अंदर कोई भी आप लैंग्वेज ले लो तो वो सारी ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है उसको ही इंप्लीमेंट करती है। C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ASP.NET हो गया, PHP हो गया, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, वो सारी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का ही यूज करती है। फ्रेंड्स, इन फ्यूचर जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तो ये चीज मन में आप गांठ बांध लीजिए। जहां कहीं पर भी आप ऐसा करेंगे, कुछ भी लिखा, से फॉर एग्जांपल ABC डॉट, जैसे ही डॉट किया और कुछ चीजें वहां से एक्सप्लोर हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ही है। डॉट ऑपरेटर के जरिए आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो तो आपको ऐसा सोचना है कि ये आगे मैंने जो लिखा वो एक ऑब्जेक्ट का नाम है जिसका क्लास कहीं पर बना हुआ है। अभी हम कैसा कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं तो हम एम्प्लॉय का क्लास बना रहे हैं। इन फ्यूचर कैसा होगा कि एम्प्लॉय का क्लास किसी ने बना के रखा होगा, आपको सीधा उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर सकते हो, खेल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द फ्यूचर नाउ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर कैसा रहता है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। तो जो भी फोकस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है, एज इट्स नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लास जो बनाए हुए हैं वो क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें, उसके डेटा भी है और उसका फंक्शन भी है, और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन भी करेंगे। सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका नाम ही ऐसा है। प्रोसीजर पूरा टॉप टू बॉटम फॉलो करना ऐसा नहीं है, मस्त एक डिफाइन हमने कर लिया कि ऐसा क्लास होना चाहिए, उसका ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर सारा प्रोग्रामिंग वो जो ऑब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द हम बनाते रहेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे हमारे
पूरे सॉफ्टवेयर को, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कंसेप्ट। ओके, ये जो स्टडी की या फिर बुक इज डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, या फिर मुझे अगर कहीं पर लिखना है मार्क्स के लिए तो ऐसा मैं टेबल बना सकता हूँ और उसको रीड करके पक्का कर सकता हूँ, तो वो भी है। और ये पॉइंट्स भी अच्छे, डिफरेंशिएशन अगर इन दोनों के बीच में सीखना है तो सीख सकते हैं। ये सारे पैरामीटर से, ये ओओपी के कंसेप्ट और ये पीओपी के। तो बेसिक डेफिनेशन, ओओपी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वेयर एज पीओपी इज स्ट्रक्चर और प्रोसीजर ओरिएंटेड। प्रोग्राम डिवीजन, तो वो पैरामीटर के अंदर क्या बोलते हैं हम कि द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के जरिए डिवाइड होते हैं, वेयर एज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस हियर। इसका अप्रोच क्या है? बॉटम अप, मतलब वॉइड मेन्स के अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के जरिए पूरा प्रोग्रामिंग जो है फ्लरिश होता है, वेयर एज इसका टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो भी आया सीक्वेंस के अंदर सारी चीजें खत्म हो गई। ये थोड़े कंसेप्चुअल पॉइंट्स ऐसे जो हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना भी आए, क्योंकि पीओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में और बहुत सारे आप प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। व्हेन आई वाज स्टडीइंग सी प्लस प्लस फर्स्ट टाइम, तो इस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो तब मुझे समझ में नहीं आए, और इवन मेरा पूरा बीसीएमसीए खत्म करने के बाद भी समझ में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर प्रोग्रामिंग करता गया, आगे आगे नया सीखता गया, तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये बॉटम अप का मतलब ये होता है, अच्छा ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना का मतलब ये होता है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो अभी के लिए आपको यहाँ याद रख लेने, जैसे जैसे आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहेंगे आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझने लगोगे ये पॉइंट्स को। ओके, नाउ डेटा कंट्रोल। तो ऑब्वियसली डेटा कंट्रोल बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के जरिए हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, और पीओपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो, डेटा इन ईच ऑब्जेक्ट इज कंट्रोल ऑन इट्स ओन, whereas every function has different data, so there is no control over it। जितने भी फंक्शंस बनेंगे उसका अलग से पूरा डेटा होगा और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हमने जब एम्प्लॉय का क्लास बनाया, उसका ड्राइंग किया था फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ए बी सी, तो हर एक के लिए डेटा जो वो अलग से, लेकिन सारे क्या है, फंक्शन जो है वो एक ही यूज करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्ट पीओपी के अंदर वैसा नहीं है, हर एक फंक्शन अपना खुद का डेटा मेंबर का कॉपी बनाएगा और वहां पर अलग से काम करेगा। सो डेटा के ऊपर कंट्रोल पीओपी के अंदर इतना नहीं है। एक्सपांशन, एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज वेरी इजी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नई नई चीजें ऐड करना प्रोग्राम के अंदर, अगर किसी क्लाइंट के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वो बोलता है कि अभी मुझे ये नया फीचर चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नेम एज सैलरी के साथ साथ उसका उसने लीव कितना लिया वो भी मुझे ऐड करना है, तो बहुत इजीली नए नए कंसेप्ट, पूरा नया नया फंक्शनलिटी जो है वो बहुत अच्छे से हम इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं। बड़ा बनाना सॉफ्टवेयर को या फिर कम करना वो बहुत इजीली हो सकता है इन ओओपी कंपेयर टू पीओपी। इसके अंदर एक्सपेंशन करना इट इज नॉट सो इजी। इनहेरिटेंस, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे। इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेयर एज इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट सपोर्टेड इन पीओपी। एक्सेस कंट्रोल, तो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ओके, एक्सेस कंट्रोल इज डन यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, whereas in POP there is no such concept like access modifier. Few more points. Data hiding, तो ये एक ही चीज है दोस्तों। देखो यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल है ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वही पॉइंट है ये भी। डेटा हाइडिंग प्रोटेक्टेड चीज है हमारे पास, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं, तो डेटा हाइडिंग इज पॉसिबल यूजिंग एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट, बट देयर इज नो कंसेप्ट लाइक डेटा हाइडिंग। जबकि क्योंकि सारे डिक्लेरेशन जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ग्लोबली करते हैं। अगर लोकली करेंगे तो सब जगह पर एक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म, जो अभी हमको नेक्स्ट सीखना है फंक्शन के पॉइंट के अंदर। फंक्शन ओवरलोडिंग जो सीखेंगे वो ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म।
तो ये पीओपी के अंदर पॉसिबल है, सपोर्ट कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इवन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है, लेकिन ओवरलोडिंग जैसा कुछ कंसेप्ट है नहीं इन पीओपी। फिर है फ्रेंड फंक्शन, तो ये भी कंसेप्ट हमको सीखना बाकी है। सी प्लस प्लस या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फ्रेंड फंक्शन जैसी फंक्शनैलिटी है। क्लासेस और फंक्शंस कैन बी लिंक्ड यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड ओनली इन सी प्लस प्लस। ये फीचर जो वो सी प्लस प्लस के अंदर ही है, जबकि पीओपी के अंदर ये नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप सी प्लस प्लस के जरिए सीख रहे हो तो आप ये फ्रेंड फंक्शन का पॉइंट रेज कर सकते हो। बाकी ये पॉइंट जो है फ्रेंड फंक्शन, वो हर एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो हर एक के अंदर फ्रेंड फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, वर्चुअल क्लासेस और फंक्शंस, तो ये भी एक पॉइंट है सीखना हमको यूनिट 1 की थियरी के अंदर है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, वर्चुअल क्लास और फंक्शन, तो ये पॉइंट हम सीखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है वर्चुअल क्लास, जो पॉसिबल है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेकिन नॉट इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन कोड रीयूजेबिलिटी, तो वो तो हमने देखा एक ही कोड जो है उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, द एग्जिस्टिंग कोड कैन बी रीयूज्ड, whereas no code reusability concept is there in POP. Problem solving, used for problem solving बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए ये, मुझे फेसबुक जैसा कोई मस्त बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जरिए मैं जाऊंगा तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड के कंसेप्ट को फॉलो करके आगे जाऊंगा तो मैं बैठ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ भी छोटी मोटा चेंजेस आएगा तो पूरा आई विल बी इन अ मैश, बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकता हूँ मैं अगर पीओपी के जरिए मैं सॉफ्टवेयर आगे बनाता हूँ तो। ओके, और इसके एग्जांपल्स तो वो तो हमने आगे भी डिस्कस किए हुए हैं, ये सी, वीबी, फोर्ट्रान, पास्कल, जबकि यहाँ पर सी प्लस प्लस, जावा, वीबी डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट, पीएचपी, बहुत सारे, पाइथन एंड ऑल दैट। ओके फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. now benefits of object oriented programming. हेलो सर। Yes, सर अगर हम सी लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें तो कोड रीयूजेबिलिटी होता है ना सर? हाँ होता है, तो बट नॉट इससे अप टू द डिपेंड। कंटेक्स्ट ऑफ, देखेंगे हमें आपको दोस्त ये सी प्लस प्लस के अंदर और ज्यादा आगे, क्योंकि कैसा है कि ये जो कोड रीयूजेबिलिटी है, ठीक है, हमने एक क्लास बनाया, वही क्लास को हम इनहेरिट करके दूसरे क्लास के अंदर लेके जाएंगे और पहले क्लास की सारी फंक्शनैलिटी दूसरे क्लास के अंदर यूज करेंगे। उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर के जरिए जो भी डेटा हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना है वही करवा सकते हैं। वैसे फीचर्स है जिससे कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, जो पीओपी के अंदर नहीं हो पाती है। वो हम करेंगे, इनहेरिटेंस जब सीखेंगे ना तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर कोड रीयूजेबिलिटी क्यों नहीं है इन पीओपी एंड व्हाई इट इज देयर इन OOP। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि हम फंक्शन बनाते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं तो कोड रीयूजेबिलिटी हुई, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम वो नहीं पॉसिबल है। हम स्ट्रक्चर और क्लास का कंपैरिजन करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन पीओपी। तो ये पॉइंट याद ध्यान में रखना आप, जब भी हम इनहेरिटेंस कवर करेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पर क्यों नहीं बोला जाता कि ये कोड को रीयूज कर सकते हैं और यहाँ पर क्यों बोला जाता है कि कोड को रीयूज कर सकते हैं। ओके दोस्त, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये भी चलो लेट मी रीड इट आउट। यूजिंग इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस क्या है वो सीखना बाकी है, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आप मान लो। यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो रीयूजेबिलिटी, जो पहले हम जो पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया है, इनहेरिटेंस है तो हम एक ही कोड को बार बार लिखना, उससे छुटकारा मिलेगा और जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है इसका। वी कैन बिल्ड प्रोग्राम फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स।
that communicate with one another. हमको फॉर एग्जांपल टेबल, तो टेबल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, उसके 4 लेग्स होते हैं, उसका एक डेस्क होता है, ऐसा चीज हम सोच के उसको मॉड्यूल करके सी प्लस प्लस के अंदर अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना तो हम बना सकते हैं, जो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट करेगा. Next point, that is data hiding helps to build secure programs that cannot be invaded by code in other parts of the program. कोई भी अनवांटेड पर्सन इन्वेट नहीं कर सकता है मेरे जो भी प्राइवेट कंटेंट है उसके अंदर, तो डेटा हाइडिंग जो है वो एक अच्छा इसका फीचर है. Then possible to map objects in the problem domain to those in the program. जो भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, उसको मैप कर पाएंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, फैन का भी हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, बुक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम ऑब्जेक्ट बना के उसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको वो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर मैप कर सकते हैं. ये पॉइंट तभी क्लियर होगा जब हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे. आज एक और एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे छोटा सा. कुछ और इसके बेनिफिट्स. इट इज इजी टू अपग्रेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम, मतलब स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत इजी है. वो जो डिफरेंशिएशन हमने देखा उसके अंदर भी ये पॉइंट आया था. सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज. बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है फिर भी उसको बहुत अच्छे से हम मॉड्यूल के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं. It is possible to have multiple instances of an object. array of an object वो हमने देखा, और ये पॉइंट उसके उस कंटेक्स्ट में नहीं है, लेकिन ये हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस करंटली. लेकिन ये इसका एक बेनिफिट है, एक ही ऑब्जेक्ट जो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस पॉसिबल है एक ही ऑब्जेक्ट. फिर है इट इज इजी टू पार्टीशंस द वर्क इन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट. मेरा बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मैं, और उसके अंदर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है मेरा, कॉलेज के लिए कोई बना रहा हूं, तो एक क्लास मेरा बनेगा स्टूडेंट के ऊपर, एक क्लास मेरा बनेगा फैकल्टी के ऊपर, एक क्लास मेरा बनेगा जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज है, जो क्लर्क है, एडमिन है, क्लर्क है, उनके लिए. तो ये सारे जो है ऑब्जेक्ट्स उस क्लासेस, उनको मैं अलग अलग टीम के अंदर पार्टीशन डिवाइड करके मेरा सॉफ्टवेयर का काम जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से पैरेलली आगे बढ़ा सकता हूँ. तो ये वो पॉइंट है, इट इज इजी टू पार्टीशन द वर्क इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स. ओके, एप्लीकेशंस. तो ये बुक में जो दी गई है वो एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए. गो टू ऑनलाइन, आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलेगी. करंटली द एंटायर वर्ल्ड इन प्रोग्रामिंग डोमेन इज वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, वेदर इट इज वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, टीवी एप्लीकेशन, वियरेबल डिवाइसेस, किसी के भी लिए जाओ आप, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, एवरीवेयर यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स. उसके जरिए ही सारी चीजें होती है. So few examples like real time system, simulations and modeling. मतलब कोई भी अगर सिमुलेशन क्या होता है दोस्तों, किसी को मालूम है? सिमुलेशन मतलब अगर मुझे किसी को अंतरिक्ष में भेजना है, ठीक है, जो भी एस्ट्रोनॉट है उसको मुझे ट्रेनिंग देनी, तो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो यहाँ पर उसका ट्रैक है, उसके अंदर गाड़ी घुमा के मैं टेस्टिंग मतलब वो सीख भी सकता हूँ और फिर लाइसेंस ले सकता हूँ. लेकिन किसी को मुझे एस्ट्रोनॉट बना के ऊपर भेजना है तो उसकी ट्रेनिंग में उसको कहाँ पर दूंगा? तो उसके लिए जो भी एनवायरनमेंट बनाया जाता है ना उसको बोलते हैं सिमुलेशन. कि जो भी रियल वर्ल्ड वहां पर जाके अंतरिक्ष में आपको मिलेगा उसका यहाँ पर जीरो ग्रेविटी बना के कुछ उसका ट्रेनिंग देना, तो उसको बोला जाता है सिमुलेशन. तो ऐसे सिमुलेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं. वो 3D मॉडलिंग, आपको चश्मा पहना के आपको ऐसा लगेगा कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो वैसी एप्लीकेशंस बनाने में. फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर मीडिया है, एक्सपर्ट टेक्स्ट है, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, न्यूरल नेटवर्क है, पैरेलल प्रोग्रामिंग, कैम कैड सिस्टम. तो ऐसे अनगिनत कितने भी आप एग्जांपल्स ले लो, सब जगह पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पैराडिग्म का यूज होता है. ओके दोस्तों, सो वी कैन से हमने ये
पॉइंट नंबर 1, यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 1 वी आर डन विथ इट। कंपैरिजन किया हमने पीओपी और ओओपी के बीच में। फिर ये बहुत हैवी पॉइंट्स है, ये जो दूसरा है वो सारे हैवी पॉइंट्स है, उसमें से ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या है वो अभी हमको मालूम है, लेकिन फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में हम बातें करते रहेंगे। उसके अलावा बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वो हमने डिस्कस किया, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम विथ एग्जांपल वो भी हमने पहले कर लिया था। तो यूनिट 1 में से इतना पॉइंट हमने खत्म किया, और ये बाकी के सारे जितने भी पॉइंट्स है ना ये तो चलते ही रहेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक। इस जब ये सारे जब आएंगे तो इसके अंदर हम डिस्कशन करते ही रहेंगे, डेटा बाइंडिंग क्या है, मैसेज पासिंग क्या है, एंड ऑल दैट। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। Okay, अभी I want you all to spend 5 minutes on this particular program. 5 मिनट ज्यादा हो गए, चलो 3 मिनट देता हूँ मैं। थोड़े थोड़े टाइम पे इसको स्क्रॉल करूंगा, आप जैसे ही इसको देख लो एक बार, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। हमारा 10 मिनट का टाइमर भी आ गया, तो 3 मिनट मैक्सिमम। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया। नाउ आई वांट फ्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड। किसी ने कोई एरर फाइंड आउट की? यस सर। बोलो। सर क्लास पर्सन में वो प्राइवेट डेटा प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है, पब्लिकली। क्या क्लास पर्सन क्या है? क्लास पर्सन में जो डिक्लेयर किया उसमें प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है, कैरेक्टर नेम और हाँ तो वो एरर, हाँ तो ये एरर नहीं है। देखो दोस्तों, मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो एग्जीक्यूट होगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर अगर मुझे प्राइवेट लिखना है तो लिख सकता हूँ, और अगर नहीं भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये प्राइवेट ही है, तो वो तो एरर नहीं है। सर एंडल। यस, देखो यहाँ पर \n लिखा हुआ है, तो टर्बो सी सेम कंपाइलर यूज कर होता है, टर्बो सी और C++ दोनों के लिए, C और C++ दोनों के लिए। तो \n भी चलेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, और &l करना है तो वो भी चलेगा। गुड, ये नई चीज ऑब्जर्व की, लेकिन ये भी एरर तो नहीं है। सर गेट डेटा हम बाहर डिफाइन नहीं कर सकते? बाहर तो डिफाइन किया हुआ है, देखो ये क्लास है, यहाँ पर खत्म हो गया, ये गेट डेटा यहाँ है और उसको डिफाइन हमने किया बाहर। यू आर नियर टू, नजदीक जा रहे हो आप एरर के। दोस्तों अगर मुझे टाइम खोटी नहीं करते, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर मुझे लिखना है, तो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, खत्म किया, और इसके बीच में सारा डेफिनेशन लिख दिया, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से इस तरह से यहाँ पर सेमीकोलन करके बोल देता हूँ कि ये क्लास के ये फंक्शन है, और फिर क्लास के बाहर अगर उसको मुझे डिफाइन करना है तो उसका मेथड, उसका जो सिग्नेचर है वो क्या है, सबसे पहले तो रिटर्न डेटा टाइप, फिर क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन। तो ये बराबर है, अप्रोप्रिएट है। बट यू सी द सेकंड फंक्शन, ये सीधा ऐसे ही लिख दिया, वर्ड डिस्प्ले। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि ये नेम क्या है, एज क्या है, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वर्ड डिस्प्ले फंक्शन जो है वो ये पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है। अभी के लिए आपके प्लस आपको ठीक है कि चलो ये डिस्प्ले फंक्शन इसके अलावा और किसी के पास नहीं है, तो इसको ये मैप कर लेना चाहिए, इसको जान लेना चाहिए कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे, तो कोई एक क्लास स्टूडेंट का होगा, एक क्लास फैकल्टी का होगा, एक क्लास जो है वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का होगा, और सभी के अंदर अगर डिस्प्ले फंक्शन हो सकता है और उसको मैं क्लास के बाहर एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है, डिफाइन कर रहा हूँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है? तो उसी लिए हमको ये लिखना जरूरी है। तो दिस इज व्हाट एन एरर, रिटर्न डेटा टाइप, और फिर कौन से क्लास को बिलोंग करता है आपका फंक्शन, वो उसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर फंक्शन डिटेल्स, और फिर पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। क्लियर फ्रेंड्स? उसके अलावा Yes, चलो sir. Yes, मैंने जो sir. टाइम दिया था उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना था कि ये एक क्लास पर्सन है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन सिर्फ बंदे का नाम और उसकी एज ये ही लिया हुआ है। गेट डेटा और डिस्प्ले दो सिंपल फंक्शन है, गेट डेटा के जरिए इनपुट हो रहा है,
और डिस्प्ले फंक्शन के जरिए जो इनपुट लिया वो प्रिंट हो रहा है। और वॉइड मेन के अंदर सिंपल स्क्रीन क्लियर कर दी और गेट स्टेज लिखा, उसके अंदर पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट पी डिस्प्ले डिक्लेयर किया, उसके जरिए गेट डेटा कॉल किया और डिस्प्ले कॉल किया, दैट्स ऑल। क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि स्टूडेंट का क्लास बनाइए या फिर कंपनी का क्लास बनाइए, बुक का क्लास बनाइए और उसके अंदर डेटा को इनपुट में लीजिए और वही डेटा डिस्प्ले करवाइए। फिर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, ये ऐसा क्लास होना चाहिए, इसके अंदर ये फंक्शन करो, ये भी चेंजेस होना चाहिए, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी चेंज करेंगे और ज्यादा अच्छे अच्छे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे। चलो, लेट मी stop my session here now. Thank you very much, friends.